तो चलिए, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, हम सब लोगों ने जब शुरू किया था तो गांधी जी पर ऐसे ही रैंडम चर्चा हुई थी। तो गांधी जी की बारे में बहुत सारे बात हुई थी, उनके दर्शन पे, उनके योगदान पे, उनकी आलोचनाओं पे। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, जैसे फुटकर क्वेश्चन थे कि गांधी जी के बारे में, उनका जन्म है और मृत्यु है, उनके समाचार पत्र हैं, उनकी पुस्तकें हैं, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन अलग अलग कमेंट बॉक्स में, जैसे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से कई बच्चों ने पूछे थे। तो मैंने ये कोशिश की कि आपको आज गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी तथ्यात्मक जो आपके जो तथ्य हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाए। तो उसी को दृष्टि में या उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम सब कोशिश करेंगे कि गांधी जी से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को कवर कर लिया जाए। देखिए, गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, उनके जो जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं और साथ ही साथ उनके आंदोलन पत्र, पत्रिकाएं आदि विभिन्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, एक दिवसीय एग्जाम या अन्य एग्जाम, जिसमें उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हों। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि एक वीडियो में अगर संभव है तो गांधी जी से जुड़े हुए सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाए और इनको आप सब अपनी सुविधानुसार नोट कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों से आप अवगत हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है नहीं मिले, इनको आप व्यवस्थित नोट कर लेंगे तो आपको बेहतर जानकारी हो जाएगी। देखिए, एक तरफ से हम सब चलते हैं। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म में कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अभी पिछले वर्ष अगर आपने देखा होगा तो गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे भारत में धूमधाम से मनाई गई थी। उनको श्रद्धांजलि से के कार्यक्रम को कार्यांजलि कहा गया था और उनकी 150वीं जयंती के पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2019 को पूरा हुआ। भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसके साथ साथ यूएनओ में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी के सम्मान में सोलर पैनल दिए गए। तमाम सारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे। तो जन्म आपको जरूर ध्यान रखना है। आप परिचित भी हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का एक कस्बा है, शहर है पोरबंदर, वहां पर हुआ था। 2 अक्टूबर को एक और जानकारी आप जोड़ सकते हैं एग्जाम के लिए। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो जन्म से जुड़ी हुई ये बातें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एक जोड़ लेंगे, जैसे महात्मा गांधी का 150वां जो जयंती है, 150वीं जयंती है, वो कब मनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन को देख लेंगे तो महात्मा गांधी का जन्म हो गया है। दूसरा, फिर पिता का बात आती है कि उनके पिता कौन थे। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ये इनको काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं, संक्षिप्त में कुछ लोग काबा कहते हैं। तो करमचंद गांधी इनके पिता हैं और माता का नाम है पुतलीबाई। तो गांधी जी की माता का नाम क्या है? पुतलीबाई है। तो जन्म, पिता और माता, जन्म स्थान, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मृत्यु यहीं पर देख लीजिए, 30 जनवरी 1948 को। वो घटनाक्रम आपको पता है कि मंदिर से बाहर आते समय, बिरला टेम्पल से बाहर आते समय उनको दिल्ली में गोली मार दी गई थी और 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये भी एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? शहीद दिवस। तो 30 जनवरी का मृत्यु की डेट है 1948, इसको आपको ध्यान में रखना है। पत्नी यहाँ पर ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी, परिचित हैं, ये कोई नया तथ्य नहीं है आपके लिए। पुत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, गांधी जी के 4 पुत्र थे। 4 में जैसे हरिलाल एक है मणिलाल, उसके बाद एक है रामदास और फिर एक है देवदास। फिर से देख लीजिए इस बार एक बार इसको, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछता है तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है। जैसे एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो भी एग्जाम में बना है कि जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो गोखले के कहने पर ही 1 साल तक उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया था। गोखले ने उनको निर्देशित किया था कि आपको 1 साल तक भारतीय राजनीति को पहले समझना है, फिर इसमें भाग लेना है। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी जी का 5वां पुत्र
ध्यान से देखना इसको। तो गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहते थे। अगर आपने वीडियो पहले वाले नहीं देखे तो आप देखेंगे, उसमें मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। आप पुराने वीडियो में देखेंगे जहां पर गांधी दर्शन पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके पढ़ा हुआ है। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत का आजीवन पालन करने वाले उद्योगपति थे जमनालाल बजाज। गांधी जी के तमाम कार्यक्रमों से, जैसे गो सेवा है और फंडिंग से भी जुड़े रहे, और कांग्रेस के कोषागार को भी संभालते रहे। तो जमनालाल बजाज को गांधी जी अपने पुत्र के समान मानते थे, इसीलिए उनको ये उपनाम दिया गया है, गांधी जी का पांचवा पुत्र। ये क्वेश्चन लगभग सब परीक्षाओं में, अच्छी परीक्षाओं में बन चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को बहुत सारे उपनाम मिले हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा था अलग अलग करके, तो वहां पर देख लेते हैं गांधी जी को कौन सा उपनाम किसने दिया था। जैसे गांधी जी को जो पहला उपनाम है, पहला उनका उपनाम है राष्ट्रपिता। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता उपनाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के द्वारा जब भारत पर चढ़ाई की थी तो उसके पहले एक रेडियो संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी को बापू वैसे तो कई लोग कहते हैं, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकप्रिय किया गया, उन्हीं द्वारा ये दिया गया माना जाता है। एक नाम आता है महात्मा। गांधी जी को महात्मा नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम 1917 के चंपारण आंदोलन के समय दिया था। तो ये महात्मा नाम आपको ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, बापू जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को एक नाम मिला है मलंग बाबा। मलंग का मतलब होता है जो फकीर मस्त हो, या जो मतलब जिसको फकीर वाले भाव में। तो मलंग बाबा, इनको खुदाई खिदमतगार नामक संगठन, ये भी मतलब पहले चर्चा हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक संगठन बना था खुदाई खिदमतगार, आप पिछले लेक्चर में देखेंगे। तो मलंग बाबा नाम इनको यहाँ मिला था। गांधी जी का एक अन्य लोकप्रिय नाम है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था, तत्कालीन मतलब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर का नाम इनको दिया था। एक इनको नाम मिला था जादूगर। तो जादूगर नाम इनको शेख मुजीबुर रहमान। जादूगर नाम इनको किसने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान। तो ये तथ्य सब पहले चरण में आप सब देखें और इनको तैयार करें। तो चलिए, गांधी जी के बाद प्रारंभिक तथ्य जो आपने जान लिए हैं गांधी जी के बारे में। अब उसके बाद उनकी कुछ पुस्तकें और कुछ समाचार पत्र आप याद रखिए, तथ्यात्मक रूप से इनको देखिए। सबसे पहले गांधी जी की आत्मकथा के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखिए, ये गांधी जी की आत्मकथा है, इसको गांधी जी ने लिखा है। इसमें बचपन से लेकर के 1921 तक के घटनाक्रमों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। तो गांधी जी की जो पुस्तक है इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये पुस्तक मूल रूप से, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है आपको, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है, और जब ये गुजराती भाषा में लिखी जाती थी तो गांधी जी ने इसको कई चरणों में लिखा है। तो उस समय ये नवजीवन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित होती थी, यानी जो जर्नल्स आता था या जर्नल आता था नवजीवन, उसमें ये आत्मकथा चरण चरण करके या स्टेप में प्रकाशित होती रही। बाद में इसको संकलित कर लिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरे सत्य के साथ प्रयोग। वो किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती, और गुजराती संस्करण उसका नवजीवन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित होता था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना, नवजीवन गांधी जी का समाचार पत्र है। बाद में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद गांधी जी के सचिव रहे महादेव देसाई ने किया था। ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आप बताएंगे महादेव देसाई, और वो उस समय अनुवाद होकर के यंग इंडिया में छपा करता था। तो गांधी जी की पहली पुस्तक है। गांधी जी की दूसरी पुस्तक है हिंद स्वराज। गांधी जी की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज। 1909 में ये प्रकाशित हुई थी, जब गांधी जी अफ्रीका से लंदन की यात्रा कर रहे थे, उसी समय इसको लिखा गया था। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये प्रश्नोत्तर शैली में है। इसमें गांधी जी ने भारत के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में एक प्रश्न किए हैं और उनका जवाब दिया है। इस पुस्तक को इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं।
यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन कहीं घुमा दे कि इंडियन होम रूल किसकी पुस्तक है, तो इंडियन होम रूल हिंद स्वराज का ही एक अन्य नाम है। तो हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया एग्जाम में 1909 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने इसको यात्रा के दौरान लिखा था। इंडियन होम रूल इसका एक अन्य नाम है। इसके अलावा गांधी जी की एक पुस्तक है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों के भारत में गांधी जी ने भारत की भावी रूपरेखा को प्रस्तुत किया है कि भारत कैसा होना चाहिए, जिसमें उनके तमाम सारे विचार हैं। आप जब कभी मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू आदि देना हो, या जब आप मुख्य परीक्षा लिखने लगे तो कभी टाइम मिले तो इस पुस्तक को जरूर लेकर के पढ़िए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गांधी के विचारों के बारे में। गांधी जी की और भी कई सारी पुस्तकें हैं, कुछ मैंने कवर की हैं। एक अनासक्ति योग भी है। इसके अलावा गीता पर भी उन्होंने अपना टीका लिखा था। जैसा आप जानते हैं कौसानी गांधी जी का एक पसंदीदा स्थल था उत्तराखंड का, तो वहाँ पर उन्होंने गीता पर भी टिप्पणी लिखी थी। इसके अलावा गांधी जी के समाचार पत्रों में आप ध्यान रखेंगे, जैसे एक तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी अफ्रीका से निकालते थे। तो ये क्वेश्चन आया है, गांधी जी जब अफ्रीका में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। इसके अलावा एक ग्रीन पंपलेट करके था, बाद में उसको एक पुस्तक के रूप में मतलब संस्मरण के रूप में सुरक्षित किया गया है। तो ये गांधी जी के आरंभिक दोनों पत्र हुआ करते थे, एक इंडियन ओपिनियन और एक आपका ग्रीन पैम्पलेट। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी साउथ अफ्रीका से निकालते थे। इसके अलावा आपसे पूछेगा एग्जाम में तो नवजीवन है, यंग इंडिया है और एक हरिजन समाचार पत्र है। ये गांधी जी के भारत में द्वारा निकाले गए समाचार पत्र हैं। और थोड़ी डिटेल आप इन पर जुटाइए, जैसे कभी आपको बड़ी परीक्षाएं देनी हो तो कब निकले, कैसे निकले, कुछ क्वेश्चन और भी बने हैं। तो इंडियन ओपिनियन है, जैसे नवजीवन है, यंग इंडिया है, हरिजन है और ग्रीन पंपलेट है। ये गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो गांधी जी के बारे में शुरुआती जानकारी के बाद अब उनसे संबंधित जो तिथियां हैं, देखिए गांधी जी के बारे में जो व्याख्या है वो 3 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। इस वीडियो को भी इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे तिथियों पे केवल बात होगी। तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में शुरुआती जीवन की सारी तिथियां, देखिए जन्म की तिथि, मृत्यु की तिथि हो चुकी है और उनके जीवन से जुड़ी हुई शुरुआती तिथियों की हम सब बात करते हैं। और इसमें हम उनकी शुरुआती तिथियां और प्लस अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यकाल की तिथियों पर क्रमबद्ध बात करेंगे। इनको आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तिथियों से समझिए। 1883 में गांधी जी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी इनके साथ आंदोलन में भी भागीदार रही हैं। तो 83 में उनका विवाह हुआ था। अगले चरण में हम उनके बारे में कुछ जानकारियाँ बता देंगे। 1888 में गांधी जी, जैसा कि उस समय लोकप्रिय था, बैरिस्टर की डिग्री के लिए लंदन गए और 91 में बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने हासिल की। यानी 1888 में बैरिस्टर की डिग्री के लिए वो लंदन गए और 91 में उन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर भारत में उनकी वकालत नहीं चली, तो 93 में वो दक्षिण अफ्रीका, जिस पर चर्चा हुई है वीडियो में आप देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने गए थे। वहीं पर उनके साथ पीटर मॉरिट्सबर्ग नामक एक घटना हुई थी, विस्तारित उल्लेख उसका अन्य वीडियो में है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ सामाजिक कार्य, आंदोलन और भारतीयों के हितों के लिए कार्य किए। इसके बाद 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ध्यान रखना, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके अलावा फिर 99 में गांधी जी को अफ्रीका में जुलू और बोवर पदक प्रदान किए गए थे उनकी सेवाओं के लिए। वहाँ पे जुलू विद्रोह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने मेडिकल कोर बना करके अंग्रेजों की मदद की थी। इसके लिए उनको जुलू और बोवर पदक प्रदान किए गए थे। 1904 में गांधी जी ने अफ्रीका में रह रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों के लिए एक फीनिक्स फार्म स्थापित किया था। फीनिक्स फार्म, जैसे भारत में आश्रम हुआ करते थे, साबरमती आश्रम, वर्धा या पौनार, उसी तरीके से फीनिक्स फार्म, और फीनिक्स फार्म डरबन में स्थापित किया गया है। तो स्थान भी और तिथि भी 1904 में फीनिक्स फार्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का, या सत्याग्रह प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया था। तो सत्याग्रह प्रविधि का पहला प्रयोग किया गया था यहीं पर, और उसके बाद यहीं पर वो जेल भी गए थे। तो कभी ऐसे क्वेश्चन तथ्यात्मक बने हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1910 में उन्होंने एक और फार्म स्थापित किया था,
टॉलस्टॉय, मैंने कुछ वीडियो में उल्लेख किया था, गांधी जी टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना ट्रांसवाल में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है ट्रांसवाल। और 1915 में गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कैसरे हिंद की उपाधि। कैसरे हिंद की उपाधि उनको मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में शामिल कराने के लिए। इसीलिए इनको उस समय उनको कुछ लोग भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते थे। गांधी जी को एक ये भी नाम दिया गया था उस समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो ये अफ्रीका से संबंधित गांधी जी की कुछ तिथियां हैं, इनको आप क्रमबद्ध तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका में गांधी जी के जो तिथियां थी उनके चरण के बाद दूसरे तिथियों को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, कई बार जैसे परीक्षाओं में तिथियों को क्रमबद्ध करने का क्वेश्चन आता है, सीधे तिथि का क्वेश्चन आता है, और विश्लेषण के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो हमारे तो विश्लेषण के लिए जैसा मैंने बताया कि आप आगे के जो पहले के जो वीडियो हैं उन लेक्चर्स को आप देखेंगे और तिथियां यहाँ पे देखते चलेंगे। तो इन आंदोलनों का विश्लेषण वहाँ पे किया गया है सुविधानुसार, जो पहले के वीडियो हैं। तिथियां देखिए आप यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए, गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो भारत आते रहते थे, तो 1901 में उन्होंने पहली बार भारत में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ये एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। फिर एक तिथि है 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, यानी उनका भारत आगमन हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी भारत में होते रहते हैं प्रवासियों के सम्मान में। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और उस उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1916 में ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, गांधी जी ने अपना पहला भाषण भारत में उन्होंने अपना पहला भाषण बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया था। ध्यान रखना है यहाँ पर, बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी, उसी समय उसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन में गांधी जी पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। यानी भारत में पहला भाषण गांधी जी ने बीएचयू में ही दिया था। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1917 में गांधी जी का एक किसान आंदोलन हुआ था बिहार में, चंपारण आंदोलन। इसकी डिटेल आप वहां से निकल लेंगे। 18 में देखिए, ये क्रमबद्ध है, ध्यान रखना, कुछ जैसे सन सेम है लेकिन क्रम से है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा तो क्रम से आप लगाने के लिए ये आपको बहुत काम आएगा। तो 17 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए बाकी वीडियो आप देखिए। 18 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया था, वहां पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया था या उपवास भी किया था। 18 में ही एक किसान आंदोलन खेड़ा में, ये चंपारण आप जानते हैं बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में है और खेड़ा भी गुजरात में है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का संचालन किया था और 1919 में खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन की थोड़ी बातें आप सुन लीजिए। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विपक्ष में शामिल हुआ था। तो ये आंदोलन भारतीय मुस्लिमों द्वारा, अली बंधुओं द्वारा भारत में चलाया गया था। तुर्की के समर्थन में अंग्रेजों पर यह दबाव बनाया गया था कि विश्व युद्ध की हार के बाद तुर्की का विभाजन न किया जाए, उसके संसाधनों की लूट न की जाए। और गांधी जी ने इस आंदोलन में इसलिए भाग लिया था क्योंकि वो इसको हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर के तौर पे जानना चाहते थे या देखना चाहते थे। और फिर 1920 से 22 गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, ठीक है। और 20 से 22 को आप इसकी व्याख्या हुई है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड है। डेट आप ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? आपके गोरखपुर में, और इसकी डिटेल आपके आगे वाले वीडियो में है। इसके अलावा 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। जब उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया था तो उस समय वो बारदोली में थे, यानी बारदोली में उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो गांधी जी के बारे में आगे की तिथियों पर हम सब देखते हैं। देखिए, आगे तिथियों पर पढ़ने से पहले जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले एक तिथि आप ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस में सिर्फ या कांग्रेस के अधिवेशनों की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। आगे की तिथियों पर हम सब विचार करते हैं। देखिए, 12 मार्च 1930
12 मार्च 1930 की तिथि आपको बहुत अच्छे से याद होगी। इस दिन गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च आरंभ किया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था। दांडी मार्च का आरंभ साबरमती आश्रम से हुआ था। तो वहां पर गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रतीकात्मक आंदोलन के तौर पे लिया था कि हम अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करेंगे, लेकिन प्रतीक के तौर पे। तो इसलिए उन्होंने 78 अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना नमक यात्रा, या जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं, उसको शुरू किया था। तो अनुयायी कितने थे? 78। एक क्वेश्चन वहां पर बना था एक बार कि इन 78 अनुयायियों में सर्वाधिक किस प्रांत के थे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए तो गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल 78 अनुयायियों में से सर्वाधिक गुजरात प्रांत के थे। इसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नवसारी में एक स्थान था दांडी, वहां पर पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने वहां से नमक उठाया और उसका उल्लंघन किया। इसी समय सरोजनी नायडू ने गांधी जी को विधि भंजक कहा था, अर्थात कानून को तोड़ने वाला। और इस दांडी मार्च यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। यानी कि नेपोलियन ने भी इसी तरीके की मार्च की थी, तो गांधी जी के इस मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के मार्च से की थी। और जब उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था तो सरोजनी नायडू ने उनको विधिभंजक कहा था। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दांडी मार्च का आरंभ ये तिथि 12 मार्च 1930 कहाँ से? साबरमती आश्रम से, और अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 को दांडी स्थान पर पहुंच करके, दांडी नौसारी में पड़ता है, ये क्वेश्चन भी बना है कि दांडी नामक स्थान किस जिले में है? गुजरात के नौसारी में। वहीं पर नमक उठा करके, बना करके नहीं, नमक उठा करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। विस्तार से आप आगे वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यहीं से देखिए इसी तिथि को सविनय अवज्ञा की शुरुआत मान ली जाती है। यानी अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 ही आप बताएंगे। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जयकर और अन्य लोगों के प्रयासों से संपन्न हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते को आप ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931, इस पर खूब सारी व्याख्या हुई है। गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना है। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसकी विस्तृत डिटेल अगले जो वीडियो अपलोड है पहले से, उनमें आप देखिए। और गांधी इरविन समझौते को एलन कैम्पबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा था। उनका मानना था कि इस समझौते में कुछ नहीं है, ये गांधी जी के लिए सिर्फ सांत्वना पुरस्कार है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इस समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था। और इस समझौते का उद्देश्य क्या था? गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाना। तो 1932 में जो सितंबर से दिसंबर के मध्य गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी ने 1931 में सितंबर दिसंबर महीने में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? लंदन में। वहां पर भाग लिया था SS राजपूताना। जिस जहाज से गांधी जी गए थे उस जहाज का नाम था SS राजपूताना। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि अपने खर्चों से गए थे। उसके बाद मैंने एक दिन व्याख्या की है एक वीडियो में कम्युनल अवार्ड की, सांप्रदायिक पान चाट की, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो 26 सितंबर 1932 पूना समझौता गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था। हालांकि इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई थी। इसमें दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पे आरक्षण को माना गया था, और 71 के स्थान पे 148 सीटें दलित वर्ग के लिए या हरिजन वर्ग के लिए, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा था, उनके लिए आरक्षित की गई थी। 17 अक्टूबर 1940 ये तिथि आपको ध्यान में रखना है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने एक नई प्रविधि या नया प्रकार का आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और इसके अलावा दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद गांधी जी का 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रसिद्ध है। तो ये तिथियां हैं। कुछ चीज और आप जोड़ सकते हैं, जैसे जब कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है।
कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कहाँ पर दिया था? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने, या कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ये भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। फिर से सुन लीजिए, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा, ये कथन किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था? कराची अधिवेशन में 1931 में। कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ये भी ध्यान रखना है आपको, एडिशनल तथ्य हैं, जोड़ दीजिए। 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो इसका प्रस्ताव पहले वर्धा में रखा गया था। वर्धा में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ या खड़ा कर दूंगा। वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूँ। ये भी एडिशनल है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा गया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन शून्य क्या है? तो इसको मैंने पहले व्याख्या किया है। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में एक बैठक हुई कांग्रेस की, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस बैठक के बाद अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिल गई तो उन्होंने 9 अगस्त को सूरज खुलने से पहले ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी को कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। कुछ नेता जैसे जयप्रकाश नारायण जेल से बाहर निकले थे, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने रेडियो का संचालन किया था। ये लोगों ने आंदोलन को आगे चलाया था। इसके बाद देखिए गांधी जी की डेथ 30 जनवरी 1948 को है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, गांधी जी ने 1932 में अपना एक संगठन बनाया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ, और हरिजनों के सम्मान में ही उन्होंने एक हरिजन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीजें हो गई हैं। इनको पहले 3 वीडियो के साथ आप जोड़िए तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी और तथ्य भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इनके बारे में देखिए हमारे 3 वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। एक गांधी जी के जीवन मतलब विस्तार से गांधी जी का आंदोलन आदि पर है, 2 दर्शन पर है। उनको इस वीडियो के साथ जोड़ लीजिए। कुछ तथ्य और जोड़ लीजिए, जैसे गांधी जी को 1930 में टाइम नामक प्रतिष्ठित पत्रिका ने जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ मैंने बता दिया है 1932 में। गांधी जी के बारे में आइंस्टीन का एक बड़ा कथन प्रसिद्ध है कि हाँ, आने वाली पीढ़ियां शायद कभी भरोसा करें कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति भी चला था। तो अभी गांधी की 150वीं जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आइंस्टीन चैलेंज प्रस्तुत किया था। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है कि आइंस्टीन चैलेंज का संबंध किससे है? गांधी जी को याद करने से है। इसके अतिरिक्त गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि बहुत अच्छा होना भी खतरनाक है। एक छोटी सी बच्ची ने कहा था कि कितना अच्छा होता यदि पिस्तौल का आविष्कार ही ना होता। तो गांधी जी की मृत्यु पर ऐसे तमाम सारे कथन हैं। 1930 में उनको टाइम पत्रिका का अवार्ड मिला। इसके अलावा 1924 के बाद उनको कई बार नोबेल के लिए भी नामित किया गया, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक और चीज ध्यान रखना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये भी एक क्वेश्चन है गांधी जी से कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो आप बताएंगे 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इसके अलावा आज़ादी के समय गांधी जी नोआखली में दंगे दबा रहे थे, और गांधी के दर्शन पर उन पर किसका प्रभाव है उनके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे 3 वीडियो पहले से चैनल पे हैं। ये चौथा भी उसी में जोड़ दिया जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख लेंगे और उसके बाद जाकर के गांधी के बारे में एक संपूर्ण राय बन जाएगी। आप आराम से इन वीडियो को देख करके सुविधाजनक तरीके से नोट बना लीजिए। और यदि इसके बाद भी कुछ तथ्य बचते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको निश्चित तौर पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपनी राय बनाते रहिए। तो ये चारों वीडियो आप एक साथ देखेंगे तो सब चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।